अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एक्सेल की क्लास नंबर 30, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ टाइम अटेंडेंस शीट, उसका पार्ट नंबर 3। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेल की क्लास नंबर 30। ये मैं आपके सामने एक्सेल की स्क्रीन पर मौजूद हूँ और ये जो हमें असाइनमेंट यहाँ पे बनी हुई नज़र आ रही है, इसको हमने तैयार किया था पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है उन क्लासेस को देख लें और फिर इसकी तरफ आएँ। तो आज हम क्या करने लगे हैं, आज सबसे पहला स्टेप जहाँ पे हमने स्टूडेंट की हाज़िरी लगवानी है, ठीक है। आप उस मुकम्मल एरिया को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो मुकम्मल। और सिलेक्शन के बाद यहाँ पे हम अटेंडेंस जब लगाएंगे तो एब्सेंट के लिए हम करेक्टर ए इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट के लिए करेक्टर पी और लीव के लिए करेक्टर एल। तो हम ये चाह रहे हैं कि वो हमारे थोड़े से क्या हो जाएं, हाईलाइट हो जाएं। तो सबसे पहला काम, आप वो एरिया सेलेक्ट कर लो जहाँ पे आपने स्टूडेंट की क्या लगानी है, हाज़िरी लगानी है। और करने के बाद आपने चले जाना है अपने कौन से टैब, होम टैब में आने के बाद आपने आ जाना है किधर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से हम ऑप्शन में आ जाएंगे जिसमें क्या है, न्यू रूल। आप न्यू रूल पे क्लिक करें। न्यू रूल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक विंडो हमारे सामने ओपन होगी। तो हमने फोकस करना है इस चीज़ पे, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, कि उन सेल्स की फॉर्मेटिंग की जाए जिनमें मौजूद हो। आप इस पे क्लिक करें। अब जिनमें क्या मौजूद हो, तो आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आना है, सेल वैल्यू बिटवीन को आपने बदल देना है इक्वल टू में, और यहाँ पे आपने सामने लिख देना है ए। तो अभी तक जो हमने किया उसका मतलब क्या है, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, उन सेल्स की फॉर्मेटिंग की जाए जिनमें मौजूद हो करेक्टर ए। अब इतना जो किया, इससे क्या होगा कि हमारी सिलेक्टेड रेंज में जहाँ जहाँ करेक्टर ए लिखा जाएगा वो फाइंड हो जाएगा। फाइंड होने के बाद फॉर्मेटिंग क्या हो जाए, तो उसके लिए आपने यहाँ फॉर्मेट के बटन पे क्लिक करना है। आप इस पे क्लिक करें। अब क्लिक करने के बाद हमारे सामने विंडो ओपन हुई। इसमें हमने दो चीज़ें बतानी है, एक तो फॉन्ट कलर और दूसरा फिल कलर। फॉन्ट कलर में यहाँ पे हम आ जाते हैं कलर, ऑटोमेटिक कलर हमेशा हमारा ब्लैक होता है। इसको ओपन करते हैं और यहाँ से मैं कर रहा हूँ ये कलर वाइट। साथ में हम अपने डाटा को थोड़ा सा क्या करवा देंगे, बोल्ड। और उसके बाद हम चले जाते हैं फिल, और फिल कलर मतलब सेल का फिल कलर वो हम यहाँ से करेक्टर ए के लिए रख लेते हैं रेड। और करने के बाद इस विंडो को आप ओके करें और ओके करें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, हमारी इस सिलेक्टेड रेंज में जहाँ भी अब करेक्टर ए लिखा जाएगा तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से करेक्टर एल के लिए भी हमने जो है ना वो एक फॉर्मेटिंग सेट करनी है। तो फिर दोबारा आप उस मुकम्मल एरिया को सिलेक्ट कर लो जहाँ पर आपने स्टूडेंट की क्या लगानी है, आपने हाज़िरी लगानी है। फिर दोबारा अपने चले जाएं कौन से टैब, होम। और होम टैब में जाने के बाद आपने किधर आ जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके दोबारा आप किस पे क्लिक करोगे, न्यू रूल। और उसके बाद फिर दोबारा आप आ जाओगे फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, कि उन सेल्स की फॉर्मेटिंग की जाए जिनमें मौजूद हो। बिटवीन को आपने किस में बदल देना है, इक्वल टू में। और यहाँ पे आपने लिख देना है करेक्टर एल। लोअर केस में लिख लें, अपर केस में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तक जो हमने किया उससे क्या होगा, हमारी सेलेक्टेड रेंज में जहाँ पे करेक्टर एल आएगा वो फाइंड हो जाएगा। फाइंड होने के बाद फॉर्मेटिंग क्या हो, तो उसके लिए आपने फॉर्मेट के बटन पे क्लिक करना है और फिर वही दो चीज़ें आपने बतानी है, फॉन्ट कलर एंड फिल कलर। तो सबसे पहले हम फिल में जाते हैं और यहाँ से ये कलर में सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद फॉन्ट में जाते हैं, ऑटोमेटिक कलर हमेशा ब्लैक होता है, हम अभी के लिए वाइट कलर कर लेते हैं और डाटा को थोड़ा सा क्या करवा लेंगे, बोल्ड। और करने के बाद इस विंडो को आप ओके करें और इस विंडो को भी आप ओके करें। अब यहाँ तक फ़ायदा क्या होगा, आप अपनी इस रेंज में जहाँ पर भी करेक्टर एल लिखोगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। करेक्टर पी के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा मैं इसी रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुकम्मल वो एरिया दोबारा सिलेक्ट किया गया जहाँ पे हमने स्टूडेंट की क्या लगानी है, हाज़िरी।
पहला काम तो ये करता हूँ, यहाँ पे हम अलाइनमेंट कौन सी कर लेते हैं, सेंटर, कि जब भी डाटा लिखा जाए इन सेल्स के अंदर वो आ जाए सेंटर अलाइनमेंट में। अब अगला स्टेप हम क्या करने लगे हैं, ये रेंज जो आपके सामने अभी सिलेक्टेड है, इसमें प्रेजेंट के लिए P आएगा करेक्टर P, एब्सेंट के लिए आएगा करेक्टर A और लीव के लिए आएगा करेक्टर L। डिमांड ये है कि इन तीन के अलावा यहाँ पे कोई करेक्टर ना आ सके। तो ये कैसे मुमकिन, तो उसके लिए आपने क्या करना है अब समझें। तो ये मुकम्मल एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपने एक काम करना है, सिलेक्शन का ये जो सबसे पहला सेल है इसका नाम आपने जहन में बिठा लेना है, जो कि हमारा क्या बन रहा है, कॉलम F है और रो नंबर ये हमारी बन रही है 5। तो मतलब ये हुआ कि ये पहले सेल का नाम क्या है, F5। बस इसको जहन में रखें और ये एरिया भी सिलेक्टेड होना चाहिए। और आपने चले जाना है अपने कौन से टैब, डाटा टैब में जाने के बाद वहां पर आपने कमांड ढूंढनी है कौन सी, डाटा वैलिडेशन। ओपन करें, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें और यहाँ से लिखा हुआ एनी वैल्यू कि हमारी इस सेलेक्टेड रेंज में जो मर्जी डाटा एंट्री करो, जो ना वो एक्सेल कुछ नहीं कहेगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारी सिलेक्टेड रेंज में करेक्टर P आए या L आए या A आए। तो ये कैसे मुमकिन, तो आपने एनी वैल्यू को बदल देना है किसमें, कस्टम में। कस्टम में बदलने का मतलब हम एक फार्मूला टाइप करेंगे और वो हमारे लिए ये काम करेगा। इधर आए, यहाँ पे आपने एक फंक्शन लिखना है और वो है इक्वल साइन और ब्रैकेट स्टार्ट। ये पहला सेल हमने देखा था, ये बन रहा था F5। तो आप यहाँ पे लिख दें F5 इक्वल डबल कोट्स A डबल कोट्स, ये डबल कोट्स हैं, ठीक है। उसके बाद कोमा F5 इक्वल डबल कोट्स P डबल कोट्स, कोमा F5 इक्वल डबल कोट्स L डबल कोट्स एंड ब्रैकेट क्लोज। ये एक फार्मूला टाइप हुआ। इस फार्मूले का मतलब क्या है कि F5 में आ सकता है A या फिर F5 में आ सकता है करेक्टर P या फिर F5 में आ सकता है करेक्टर L। ठीक हो गया, बस काम मुकम्मल। आप इसको यहां से ओके कर दें और यहां पे आप लिखें A, P और L। कोई हमारा एरर नहीं आया। लेकिन इन तीन के अलावा अब आप यहां पे कोई करेक्टर लिखने की कोशिश करेंगे तो अब एक्सेल आपको लिखने की इजाजत नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एक वैलिडेशन रूल सेट कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अब हमने क्या करना है, इस असाइनमेंट में हमने आगे बढ़ना है और यहाँ पे हमने आ जाना है अपने इन कॉलम्स की तरफ, टोटल P, टोटल A और टोटल L। आपने इधर आ जाना है टोटल P में। यहाँ पे हमने काउंटिंग करनी है अपने करेक्टर P की। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट नेम होगा उसकी हम अटेंडेंस लगाएंगे, ठीक है, वो P, L जो भी हो सकते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ आखिर में जाके उसकी टोटल प्रेजेंट्स हमें पता चल जाएं। तो उसके लिए आपने इस सेल में आना है और अपना एक फंक्शन टाइप करना है, इक्वल साइन काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी मखसूस एंट्री की काउंटिंग करनी हो। ब्रैकेट स्टार्ट, पहला आर्गुमेंट इसका है रेंज। रेंज से मुराद कि काउंटिंग कहाँ से करनी है, तो आपने 1 से लेकर 31 तक मुकम्मल एरिया उसको आर्गुमेंट में देना है। तो आप यहाँ से स्क्रॉल करके शुरू में आए और 1 से लेकर ये 31 तक ये आपने मुकम्मल इसको आर्गुमेंट दे देना है। उसके बाद आपने लगाना है कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट हमसे मांग रहा है क्राइटेरिया कि इस रेंज में से काउंटिंग कौन से करेक्टर की करनी है। हम चाहते हैं इस रेंज में से करेक्टर P की काउंटिंग करवाना। तो डबल कोट्स में आप क्या लिख देंगे, P एंड ब्रैकेट क्लोज। एंटर करें
और आउटपुट 0 आ रही है क्योंकि अभी हमने कोई भी डाटा एंट्री वगैरह नहीं की। काम आसान हो गया। आप इसी को डबल क्लिक करें, फार्मूला ओपन, इस पूरे फार्मूले को सिलेक्ट करें और इसको कर लें कॉपी, कंट्रोल सी, एंटर का बटन दबा के फार्मूला वापस आप क्लोज कर दें और टोटल ए के नीचे आप क्लिक करें और यहां पर अपने फार्मूला को पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी। टोटल एल के नीचे क्लिक करें, यहां पर भी फार्मूला को पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी। अब यहां पर डबल क्लिक करें, रेंज वही है, उसी में से काउंटिंग करनी है, लेकिन अब करनी है काउंटिंग करेक्टर ए की। तो पी की जगह पे आप यहां पे अब क्या लिख दें, आप ए लिख दें और एंटर कर दें। यहां आगे डबल क्लिक करें, रेंज वही है, उसी में से काउंटिंग करनी है, लेकिन अब करनी है करेक्टर एल की। तो पी को हटा के आप वहां पे क्या लिख दें, आप यहां पे लिख दें एल और उसके बाद कर दें यहां से एंटर। अब आपने तीनों आउटपुट्स को इकट्ठे सेलेक्ट करना है और अपने पॉइंटर को लाना है आपने फिल हैंडल टूल पर और इनको आपने कर लेना है ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, अब हमने आगे कुछ और कॉलम्स बनाने हैं। मैं कीबोर्ड से यहाँ टोटल एल पे क्लिक करके कीबोर्ड से टैब का बटन दबा रहा हूँ और यहाँ पे हमने 4 हेडर्स और बनानी है। सबसे पहला हेडर मैं आपके सामने बनाने लगा हूँ, टोटल, ऑल्ट एंटर और अटेंडेंस। ठीक हो गया, और यहां से विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं कॉलम की और इस हेडर की अलाइनमेंट कर लेते हैं। तो होम टैब में जा रहा हूं और यहां से हम इसकी अलाइनमेंट कर लेते हैं सेंटर और टॉप। ठीक है, इसके बाद आपने एक हेडर बनाना है टोटल अटेंडेंस के बाद यहां पे हम बना लेते हैं एक हेडर हॉलीडेज। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट अगले सेल में चले जाते हैं। यहां पे हमने एक हेडर बनाना है वर्किंग, ऑल्ट एंटर और डेज। उसके बाद अगले कॉलम में चले जाते हैं और यहां पे हमने एक हेडर बनाना है परसेंटेज। ठीक है, इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा रहा हूं और इसकी भी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लेते हैं और इसमें हम अलाइनमेंट कर लेते हैं सेंटर एंड टॉप। ठीक है, लो जी, अब आप इन तमाम को सिलेक्ट कर लें और इन पर आप अप्लाई करवा दें अपनी बॉर्डर कमांड में जाके। कौन सा बॉर्डर, ऑल बॉर्डर लें जी। अब हमने क्या करना है, आपने इधर आ जाना है टोटल अटेंडेंस में। टोटल अटेंडेंस में आपने यहां क्लिक करना है। टोटल अटेंडेंस में आपने फार्मूला लगाना है इक्वल साइन प्रेजेंट्स प्लस लीव। ठीक है, एंटर का बटन दबाएं और इसको आउटपुट को फिल हैंडल टूल से क्या कर दें, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक हो गया, और उसके बाद आगे आ जाएं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे अपना टॉपिक दिखाई दे रहा है हॉलीडेज। हॉलीडेज का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे हफ्ते और इतवार के अलावा अगर छुट्टी हो जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई छुट्टी है या वैसे कोई छुट्टी हो गई, तो यहाँ पे हम उस तारीख को लिख देंगे। इसको ऐसे रहने देते हैं अभी। उसके बाद आगे आपने आ जाना वर्किंग डेज। वर्किंग डेज से मुराद क्या है, मिसाल के तौर पे हम ये स्क्रॉल करके पीछे आते हैं और यहाँ से अपना मंथ लेते हैं, कौन सा अभी के लिए, नवंबर। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे नवंबर में के अंदर वर्किंग डेज कितने हैं, तो हफ्ते और इतवार को निकाल दें तो बाकी हमारे क्या बन जाएंगे, वर्किंग डेज बन जाएंगे। तो उसके लिए हमने एक फार्मूला टाइप करना है, कहाँ पे, ये वर्किंग डेज के नीचे। लेकिन यहां पर आपने फार्मूला अप्लाई करने से पहले एक काम करना है, आपने ये जो नवंबर के महीने की पहली तारीख और नवंबर के महीने की आखिरी तारीख जिस सेल में आ रही है, उन सेल के नाम अपने जहन में रख लेने हैं। मिसाल के तौर पे ये पहली तारीख पे क्लिक कर रहा हूं और आपने यहां से आ जाना है अपने एक्सेल के कौन से हिस्से में, नेम बॉक्स। तो सेल का नाम क्या आ रहा है, J1। ठीक हो गया, नवंबर के महीने की आखिरी तारीख, उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा सेल नेम क्या आ रहा है, नेम बॉक्स में S1। तो पहली तारीख J1 और आखिरी तारीख S1, आपका कोई भी रेफरेंस बन सकता है। इनको जहन में रखते हुए हम चलते हैं अपने
वर्किंग डेज के कॉलम में। अब यहाँ पे आपने एक फार्मूला अप्लाई करना है, इक्वल साइन नेट वर्क डेज डॉट INTL ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहला आर्गुमेंट हमसे मांग रहा है स्टार्ट डेट, ठीक है। तो आपने क्या लिख देना है, हमारी पहली तारीख लिखी हुई है J1 में, आप J1 रेफरेंस दे दें, कॉमा लगाएं। अगला आर्गुमेंट मांग रहा है एंड डेट, वो हमारी है S1 में, कॉमा लगाएं। अब जरा गौर करना है, जैसे ही अब आप कॉमा लगाएंगे ना, तो अब हमसे पूछना है आपका वीकेंड क्या है। हमारा वीकेंड है सैटरडे संडे, तो हमें आर्गुमेंट में क्या लिखना पड़ेगा 1, तो आप यहां पे क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। उसके बाद फिर आप लगाएं कॉमा। आखिरी आर्गुमेंट हमसे क्या मांग रहे हैं हॉलीडेज, कि हफ्ते और इतवार के अलावा अगर कोई छुट्टियां होती हैं तो वो भी बता दें, तो वो हमने इस हॉलीडे के कॉलम में लिखने। तो इस पूरे कॉलम को आपने क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद ब्रैकेट को आपने क्या कर देना है क्लोज। तो ये नेट वर्क डेज डॉट INTL फंक्शन को अप्लाई करने का तरीका, एंटर कर दें। तो हमें पता चल गया कि नवंबर के महीने में हमारे टोटल जो वर्किंग डेज हैं वो 22 हैं। सबसे अहम बात जो जहन में रखनी है, इसको आपने भूलना नहीं है कि आपने वर्किंग डेज मालूम करने के बाद अब जो आउटपुट है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी कॉलम है हमारा परसेंटेज, स्टूडेंट की अटेंडेंस कितनी परसेंटेज बनी, तो आप इस पहले सेल में आ जाएं। यहां पर हमने एक फार्मूला अप्लाई करना है, और वो क्या है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, इसको आप जरा ध्यान में रख लें। टोटल अटेंडेंस डिवाइडेड बाय वर्किंग डेज मल्टीप्लाई बाय 100, और आखिर में परसेंटेज का साइन यहां पे लिखता हूं, इक्वल साइन, ये हमारी है टोटल अटेंडेंस डिवाइडेड बाय ये हमारे हैं वर्किंग डेज मल्टीप्लाई बाय 100, और आखिर में परसेंटेज का साइन। सबसे अहम बात जो आपने जहन में रखनी है वो क्या, ये जो रेफरेंस है वर्किंग डेज का, इसको आपने बनाना है एब्सोल्यूट। क्यों बनाना है अभी बताता हूं। आप जस्ट कीबोर्ड से प्रेस कर दें F4 का बटन, तो ये वर्किंग डेज का जो रेफरेंस है ये बन गया एब्सोल्यूट। मींस ड्रैग एंड ड्रॉप होने से ये हमारा रेफरेंस तब्दील नहीं होगा। हमने क्यों इसको एब्सोल्यूट बनाया, इसलिए कि हर टोटल अटेंडेंस हमारी इस पर डिवाइड हो, इसलिए हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप होने पे तब्दील नहीं करवाना चाहते, इसलिए हमने उसको बना लिया एब्सोल्यूट। अब जैसे ही आप एंटर का बटन दबाएंगे तो आउटपुट बनेगी 0, क्योंकि हमने कोई डाटा एंट्री वगैरह नहीं की। आउटपुट जो 0 है वो 0 नहीं होनी चाहिए, इसके साथ परसेंटेज का साइन भी होना चाहिए। तो उसके लिए आप अपनी आउटपुट को सिलेक्ट करो और अपने कौन से टैब में चले जाओ, होम, और होम में जाने के बाद यहाँ पे नंबर के ग्रुप में आपको ये परसेंटेज का साइन दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक करो, और अब आप इसको फिल हैंडल टूल से क्या कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब आपने करना क्या है, अभी इसका एक पार्ट बाकी है इस असाइनमेंट का, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा। तो आपने एक काम कर लेना है, आपने यहाँ पर जहाँ पे अटेंडेंस लगानी है अपनी मर्जी से आप कोई अटेंडेंस लगा लें, ताकि हमें यहाँ पर अपनी परसेंटेज बनती हुई नज़र आए। जब मैं अगला लेक्चर लेकर आऊँगा उसमें पहले से मैं अटेंडेंस ऐड करके रखूँगा, और जो है ना वो फिर हम इसका जो सबसे आखिरी हिस्सा है इंशाल्लाह हम उसको मुकम्मल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।